हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र सियोल एसएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको विदित होगा कि हम अपने जो विषय है, सब्जेक्ट है पॉलिटी राजव्यवस्था, उसमें भारत के संवैधानिक इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे थे। कल हमने यहाँ पर जो 1892 का जो चार्टर अधिनियम था और उसके बाद 1909 का अधिनियम था जिसको हम पढ़ रहे थे, तो बीच में किसी तकनीकी कारण की वजह से रुक गया था और उसी क्लास को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज मुझे आशा है कि आप सब इस क्लास को देखते हुए पूरा लुत्फ और आनंद उठा रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे भारत संविधान अधिनियम 1909, 1935 को। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूँ कि जो 1892 का जो चार्टर अधिनियम था, उसके बाद आया था भारत शासन अधिनियम 1909। जो भारत सरकार अधिनियम गए तो भी सही है, लेकिन अगर इसको हम भारत परिषद अधिनियम कहें तो वो ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि उस समय भारत स्वयं की सरकार नहीं थी, लेकिन उसके ऊपर जो अधिनियम लगाया था वो भारत परिषद अधिनियम था। भारत परिषद अधिनियम 1909 को पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम भी कहा जाता था। इसकी जो नियमावली थी, जो प्रणाली थी, इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि जो 1892 का जो भारत शासन जो चार्टर अधिनियम था, 1892 के चार्टर अधिनियम में जो कमियां रह गई थी, उन कमियों के सुधार के लिए 1909 में मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम का नाम मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम इसलिए किया गया क्योंकि इस समय, तत्कालीन समय में 1909 में जो भारत के जो सचिव थे वो थे जॉन मार्ले, और जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो ने सन 1906 में एक समिति का गठन किया गया। उस समिति को ये आदेश दिया गया कि आप एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करो ताकि जो भारत परिषद अधिनियम, जो भारत चार्टर अधिनियम 1892 था, उसमें रही कमियों को हम दूर कर सकें। तो 1909 में जो भारत शासन अधिनियम आया था, उसकी जो समिति थी, जिसका गठन 1906 में किया गया, उसने 1909 में रिपोर्ट प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में जो प्रमुख प्रावधान थे वो इस प्रकार थे। प्रावधान सबसे पहली जो प्रमुख विशेषता ये थी कि इसने पृथक निर्वाचन की बात की। सर्वप्रथम पृथक निर्वाचन, पृथक निर्वाचन की बात की गई थी। जो पृथक निर्वाचन किस लिए किया गया था, उस समय तत्कालीन समय में जो सबसे बड़ी जो जनसंख्या थी वो थी मुस्लिम, और हिंदू और मुस्लिम, हिंदुओं को रखा गया सामान्य में, जिसमें सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जितनी भी दलित, पिछड़े वर्ग, उन सबको शामिल कर लिया गया था। वो था सामान्य वर्ग, और उसके अतिरिक्त जो वर्ग था वो था मुस्लिम वर्ग। मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की गई थी, अर्थात पृथक निर्वाचन की मांग की गई, यानी कि सांप्रदायिकता। तो सांप्रदायिक जो निर्वाचन हुआ था प्रथम बार, वो हुआ था भारत शासन अधिनियम 1909 में। अब अगर साधारण रूप से ये प्रश्न पूछा जाए कि सांप्रदायिक या पृथक, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली या पृथक मुस्लिम निर्वाचन प्रणाली का जनक किसे माना जाता है, तो जनक माना जाता है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो को भारत की जो पृथक निर्वाचन प्रणाली थी, जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी, उसका जनक माना गया है लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड मिंटो ने सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए इस प्रणाली का गठन किया था। इसके बाद हम इसके अतिरिक्त प्रावधान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि इसमें अतिरिक्त प्रावधान और क्या क्या थे। 1906 में गठित समिति, संविधान इतिहास पढ़ने वाला, इसको हम आज अपने आधा घटना के छोड़ देंगे। इसमें और प्रावधान किए गए, जिसने कहा था कि प्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसका होगा, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा विधान परिषद में। सर्वप्रथम विधान परिषद के गठन के बाद भारत शासन अधिनियम 1909 करता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसका होगा, विधान परिषद का।
विधान परिषद के प्रत्यक्ष निर्वाचन की जो सबसे जो पहले बात हुई थी वो हुई थी भारत शासन अधिनियम 1909 में। 1909 की दो विशेष बातें थी, प्रत्यक्ष निर्वाचन बीमा, विधान परिषद का गठन और जो सांप्रदायिक जो पृथक निर्वाचन था उसके बाद इसमें जो भारत का जो वायसराय था, तत्कालीन समय में जो भारत का वायसराय था और जो भारत के गवर्नर थे, गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय का पद लाया गया था। लेकिन यदि हम कहें कि भारत का जो वायसराय था, जो गवर्नर था, उसकी एक कार्यकारिणी होती थी और उस कार्यकारिणी में भारतीयों का प्रवेश निषेध, कार्यकारिणी में भारतीयों का प्रवेश निषेध था। अब यह प्रावधान किया गया कि जो वायसराय था उसकी कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को सम्मिलित किया जाएगा और एक सदस्य उसमें, तो कुल 6 सदस्य थे, उसमें से एक सदस्य भारतीय होगा। क्या प्रावधान किया गया? भारतीय सदस्य, इसमें भारतीय व्यक्ति को सदस्य बनाया जा सकता है। भारतीय व्यक्ति के सदस्य का प्रावधान किया गया। इसमें जो प्रथम जो भारतीय व्यक्ति जो इस गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के जो सदस्य बने थे वो थे सत्येंद्र प्रसाद शर्मा, वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अब 3 प्रमुख जो इसके प्रावधान थे वो तो प्रत्यक्ष निर्वाचन विधान परिषद के लिए, जो वायसराय गवर्नर की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें भारतीय व्यक्ति को सदस्य के रूप में शामिल किया जाना। उसके बाद इसके जो प्रथम जो सदस्य बने थे वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तीसरा प्रावधान था सांप्रदायिक निर्वाचन। ये भारत का जो भारत शासन अधिनियम 1909 था उसकी प्रमुख विशेषता ये 3 प्रमुख प्रावधान 3 थे। अतिरिक्त प्रावधान के बारे में हमें जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ना तो उनमें से उठाए और ना उठने की गुंजाइश है। ये प्रमुख 3 प्रावधान हो गए। अब इसके 2 प्रमुख दोष देखते हैं। इसके दोष क्या है? इसके दोष अगर ये प्रणाली बनी है तो ये प्रणाली उन्होंने अपने विशेष उद्देश्य से बनाई है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की। तो इसकी सबसे जो प्रमुख जो दोष था वो तो एक दोष ये था सांप्रदायिक निर्वाचन, जो वोट डालो राजगुरु की नीति का अनुसरण कर ही रही थी, उसकी नींव यहाँ से देखने को मिल रही है। और उसके बाद इसका जो दोष था वो था मताधिकार। मताधिकार क्या था? उसमें मताधिकार का जो अधिकार था वो केवल और केवल विशेष व्यक्तियों को था, सीमित व्यक्तियों के पास सीमित व्यक्तियों को मत देने का अधिकार था। उसके बाद स्त्रियों की उन्होंने इस प्रकार की दुर्दशा की थी कि महिला को मताधिकार नहीं, महिला मत नहीं दे सकती, महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया गया। सीमित व्यक्ति वो थे जिनको उन्होंने जो अंग्रेजों के समर्थक थे या जो अंग्रेजों के सहयोगी थे या जो प्रमुख प्रशासनिक पद और अधिकार पर अधिकारी के रूप में नियुक्त थे, केवल वही मत दे सकते थे और महिलाओं को तो विशेषकर मत देने का अधिकार था ही नहीं। ये था अपने भारत शासन अधिनियम 1909। इसकी हमने पूरी प्रावधान देख लिए, 3 प्रावधान देख लिए और 2 दोष देख लिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे समय आता है 1919 का। अब ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो 1909 में जो कमियां थी उनको सुधार करने के लिए इसका गठन किया गया था, जिसका जो नींव रखी गई थी वो रखी गई थी 1917 में। कब रखी गई थी? 1917 में। और ये लागू हुआ था आपके 1 अप्रैल 1919 को। और 1 अप्रैल को क्यों हुआ? क्योंकि जो वार्षिक जो वित्तीय वर्ष होता है वो 31 मार्च से और 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। 31 मार्च को एक वित्तीय वर्ष पूर्ण होता है और 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष शुरू होता है। इसीलिए 1 अप्रैल 1937 को नए वित्तीय वर्ष के रूप में
1919 में इसका निर्माण करके इसको लागू किया गया था। इसके गठन की जो प्रक्रिया शुरू होती है वो होती है आपके 1917 में। 1919 भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919। इसको जो अतिरिक्त नाम था वो था मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। क्या था? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम क्यों था? इसमें भी सेम प्रोसेस थी। मुख्य सचिव था, एक था वायसराय। अब इसमें मुख्य सचिव कौन था? इसमें मुख्य सचिव जो था वो था E.M. मोंटेग्यू। E.M. मोंटेग्यू। और इसमें जो भारत का वायसराय था वो वायसराय था चेम्सफोर्ड। कौन था? चेम्सफोर्ड। इसका निर्माण क्यों किया गया? कारण था 1909 की कमियों को 1909 की कमियों में सुधार करना। 1909 की कमियों में सुधार करना। और इसके जो गठन की जो प्रणाली थी वो बैठी थी 20 अगस्त 1917 को भारत शासन अधिनियम के निर्माण के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसकी जो समिति थी निर्देशन में थी वो थी मोंटेग्यू और चेम्सफोर्ड। इसलिए इन्होंने इसको लागू किया, इसलिए इसका नाम हो गया मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, वो थी मार्ले मिंटो और ये है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। उसमें मार्ले और मिंटो दोनों ही शब्द छोटे हैं। तो छोटा है यानी कि पहले आएगा 1919 से छोटा है, इसलिए मार्ले और मिंटो 1909, और मोंटेग्यू और चेम्सफोर्ड बड़े हैं इसलिए 1919। इसमें जो प्रमुख प्रावधान किए गए थे, इसमें सबसे प्रमुख प्रावधान किए गए थे द्वैध शासन की स्थापना। द्वैध शासन की स्थापना न केवल एक प्रक्रिया थी, अपितु इसमें कई जो प्रमुख जो निर्णय थे वो अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिए। तो अधिकार में लिए तो सबसे पहले है ये जो लागू हुआ था वो हुआ था 23 दिसंबर 1919। हालांकि इसको लागू कर रहे थे 1 अप्रैल 1919 को, लेकिन 1 अप्रैल 1919 को इसलिए लागू नहीं हुआ क्योंकि इसमें कुछ और नियम जोड़े गए और नियम जोड़ के इसको 23 दिसंबर 1919 को लागू कर दिए गए। अब हम इसके देखते हैं प्रावधान। क्या देखते हैं? प्रावधान में प्रावधान नंबर 1 सबसे जो प्रमुख प्रावधान था वो था इनका जो उद्देश्य था वो था उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। तो इन्होंने सबसे पहले लागू किया था प्रांतों में द्वैध शासन जो था 1919 में लागू था। प्रांतों में द्वैध शासन उसको 1909 में लागू नहीं था, 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया। अब द्वैध शासन ये एक शब्द आता है द्वैध शासन। द्वैध शासन का मतलब होता है ऐसा शासन जिसमें जो भारत का जो गवर्नर था उसके निर्देशन में सारा जो कार्य होता था। कैसे? तो इसके प्रांत में द्वैध शासन था, इसके 2 भाग थे। कौन कौन से? एक भाग था हस्तांतरित और दूसरा भाग था आरक्षित। एक भाग था हस्तांतरित और दूसरा भाग था आरक्षित। अब हस्तांतरित का इस अर्थ शब्द से ही तात्पर्य इसका स्पष्ट हो रहा है कि हस्तांतरित का मतलब होता है बांटना। शक्तियों को बांट दिया गया। तो इसका मतलब ये होगा कि जो शक्तियाँ थी, इसके जो विषय थे, इसमें टोटल द्वैध शासन में कुल प्रांतों में थी, ये केवल केंद्र में नहीं थी, प्रांतों में थी। और इस द्वैध शासन के पास टोटल 51 विषय थे। कितने विषय थे? 51 विषय। 51 विषयों को 2 भागों में बांटा गया। एक तो थी हस्तांतरित, एक थी आरक्षित। अब आरक्षित का मतलब कौन था? गवर्नर। आरक्षित में था गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी।
उसकी कार्यकारिणी या उसका था मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल कार्यकारिणी या उसका जो व्यक्तिगत मंत्रिमंडल था वो था। और इसमें आरक्षित में कुल 22 विषय थे। ये किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं थी। ये एक स्वतंत्र जो निकाय था वो था आरक्षित विषय। आरक्षित में द्वैध शासन का एक भाग था आरक्षित, जिसमें प्रमुख था गवर्नर, और गवर्नर की थी कार्यकारिणी परिषद। और जो गवर्नर की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें किसी भी प्रकार के जो विषय थे 22 विषय थे, उनमें अधिकार केवल और केवल गवर्नर ही ले सकता था। अब गवर्नर कैसे अधिकार ले सकता है, किन पे निर्णय ले सकता है? तो जैसे बजट निर्माण हो गया, नई करेंसी लॉन्च करनी हो गई, सेना हो गई, और जो विदेशी मामले थे, जो विदेशी जो नीतियाँ थी, व्यापार था, उससे संबंधित राजस्व से संबंधित जो मामले थे वो आरक्षित विषय में देखे जाते थे। दूसरा था आपके हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय से तात्पर्य है कि इसमें विषयों को बांट दिया गया। इसमें विषय थे 29 कितने विषय थे? 29। और 29 विषयों की प्रमुख विशेषता ये थी कि इसमें गवर्नर था, वो तो गवर्नर की मंत्री परिषद थी। मंत्रिमंडल अलग है, मंत्री परिषद अलग है। जब हम संसद पढ़ेंगे तब मैं इन दोनों के बारे में डिफरेंस बताऊंगा। गवर्नर की थी मंत्री परिषद, गवर्नर की थी मंत्री परिषद। अब गवर्नर इसका संचालन करता था मंत्री परिषद के सहयोग से, और मंत्री परिषद में सम्मिलित सदस्य थे विधान परिषद के सदस्य। कौन थे? विधान परिषद के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य जो निर्वाचित थे। और यह जो हस्तांतरित जो शासन था वो था विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी। आरक्षित विषय किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं था, हेड गवर्नर था। ये जो हस्तांतरित जो शासन है वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी था। यदि किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि करनी है, संचालन करना है, किसी भी प्रकार के नियम बनाने हैं, या 29 विषयों के आधार पर कोई कार्य करना है, तो ये विधान परिषद ही निर्णय लेगी, और विधान परिषद सामूहिक रूप से निर्णय लेने का अधिकार रखती थी। ये था हस्तांतरित और आरक्षित में बंटवारा। और द्वैध शासन के अंतर्गत विषयों का बंटवारा। इसमें एक तरफ से 29 विषय, एक तरफ से 22, और टोटल राउंड फिगर में हो रहे हैं आपके 51। पहला प्रावधान तो ये हो गया, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हो गई। दूसरा प्रावधान था आपके केंद्र में जो विधानमंडल था, जो केंद्रीय जो विधानमंडल था, उस केंद्रीय विधानमंडल में सदन की व्यवस्था की गई। किसकी व्यवस्था की गई? सदन की व्यवस्था की गई। अगर आप साथ में नोट कर रहे हैं तो नोट करते हुए चल सकते हैं आगे। अपने पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि हम इसको वापस कर सकें, रोक सकें। हम अपने स्तर से इसको आगे बढ़ाएंगे और चलते रहेंगे। उसके बाद दूसरा प्रावधान था जो वो था केंद्र में क्या प्रावधान किए गए वो मैं आपको बताता हूँ। केंद्र में जो विधानमंडल था, केंद्र में विधानमंडल का गठन किया गया। केंद्र में विधानमंडल का गठन किया, केंद्र में विधानमंडल का गठन किया गया। केंद्र में विधानमंडल का गठन करके ये प्रावधान किया गया कि यहाँ पर दो एक प्रावधान किए गए कि यहाँ पर सदनीय व्यवस्था होगी। इस प्रकार की व्यवस्था हुई सदनीय व्यवस्था। अब अगर सदन की व्यवस्था हुई है तो सदन बनेगा, तो सदन स्वाभाविक सी बात है कि 2 सदन होने थे। इसमें 2 सदन हुए। एक सदन था निम्न सदन, निम्न सदन। दूसरा था उच्च सदन। कैसे सदन? एक था निम्न सदन और दूसरा था उच्च सदन। निम्न जो सदन था वो थी केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद। ये थी आपके, ये था एक आपके जो निम्न सदन। और जो उच्च सदन था वो था आपके राज्य परिषद। क्या थी वो? ये राज्य परिषद।
अब दो सदन बन गए, एक हो गया निम्न सदन, एक हो गया उच्च सदन। उच्च सदन और निम्न सदन में सबसे प्रमुख अंतर मैं आपको ये बता दूं कि उच्च सदन कभी भी भंग नहीं होता है और निम्न सदन ऐसा सदन होता है जिसमें निर्वाचन होता है और निर्वाचन के आधार पर निर्वाचन प्रक्रिया चलती रहती है, नया जाता है, पुराना आता है या पुराना ही कंटिन्यू रहता है, वो एक अलग बात है। लेकिन निम्न सदन का अर्थ ये है कि इसको कभी भी भंग किया जा सकता है। गवर्नर के जो भारत का जो वायसराय है, अगर वायसराय ने ये निर्देश दिए है कि भाई ये निम्न सदन और अपना कार्य करने में सफल नहीं है या अपना कार्य करने में अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रही तो बंद किया जा सकता है। किंतु जो उच्च सदन है, जो राज्य परिषद है, वो भंग नहीं हो सकती, क्योंकि इसका जो प्रमुख कारण है ये भंग नहीं होने का, ये वायसराय के द्वारा निर्धारित होती थी। वायसराय इसमें जो प्रमुख सदस्य थे उनको मनोनीत करते थे और जो निर्वाचित जो सदस्य होते थे वो होते थे एक राउंडिंग प्रक्रिया के तहत। ये भाई अगर 100 सदस्य है तो 100 एक साथ निर्वाचित नहीं होंगे, डिवाइड हुए होंगे, जैसे 25 एक बार हो गए, फिर 25 हो गए, फिर 25 हो गए, फिर 25 हो गए, एक राउंड के तहत होते थे, इसलिए ये उच्च सदन था। इसमें अगर 25 निर्वाचित हो रहा है तो 75 रिश्ता ही है, इसलिए ये राज्य परिषद उच्च सदन स्थायी था। और निम्न सदन जो एक साथ ही आ रहे थे और जा रहे थे, जिनका निर्वाचन एक साथ हो रहा था, इसलिए ये निम्न सदन है जो कभी भी भंग हो सकता है। अब इसके बाद सबसे जो प्रमुख बात थी वो थी प्रत्यक्ष निर्वाचन। ये अभी हम सिर्फ केंद्र का विधानमंडल है उसी की बात कर रहे हैं। इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या बात की, प्रत्यक्ष निर्वाचन। अब प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात की है तो प्रत्यक्ष निर्वाचन में कौन मत कर सकता है? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन में केवल वही व्यक्ति मतदान कर सकता है जिसकी आय 10,000 से अधिक हो, 10,000 वार्षिक, जिसकी आय 10,000 वार्षिक से अधिक होती थी, वही केवल मत दे सकता था। और 10,000 तत्कालीन समय में 10,000 की इनकम एक बहुत बड़ी इनकम थी, क्योंकि ये बात है सन 1919, अभी 2019 निकल चुका है, 2019 को निकले हुए 5 साल हो चुके हैं। अगर हम वर्तमान समय में देखें तो भी जो 10,000 रुपये उसकी कीमत कई गुना, आज से 5 साल पहले कई गुना थी। वर्तमान में जो कीमत जिस प्रकार की गिर रही है उसका सबसे प्रमुख कारण है जो बढ़ती महंगाई है, वो कारण है। तत्कालीन समय में 1919 यानी कि एक अमीर हाई प्रोफेशनल जो व्यक्ति थे वही इसमें केंद्र के विधानमंडल में मत देने का अधिकार रखते थे। अब हम देखते हैं कि निम्न सदन और उच्च सदन इनमें क्या विशेषता दी, क्या प्रावधान थे। जो राज्य परिषद थी इसमें टोटल सदस्य थे 7 और जो निम्न सदन था उस निम्न सदन में सदस्य थे आपके 145। कितने? 145 भी 2 भागों में बंटे हुए हैं। एक तरफ थे आपके मनोनीत, एक तरफ थे आपके निर्वाचित। मनोनीत हो रहे थे आपके 41 और निर्वाचित हो रहे थे आपके 104 सदस्यों को होगा। तो निर्वाचन कौन कर रहे थे? निर्वाचन ये 10,000 वार्षिक आय से अधिक आय वाले व्यक्ति और 41 थे मनोनीत, जिसको जो गवर्नर जो वायसराय था वो करता था मनोनीत। फिर आता है आपके राज्य परिषद उच्च सदन। उच्च सदन के भी 2 भाग थे, मतलब 2 प्रकार के उसमें सदस्य आते थे, एक थे मनोनीत और एक थे आपके निर्वाचित। एक थे मनोनीत और एक थे निर्वाचित। ये राज्य परिषद है, राज्य परिषद एक बड़ा दल है, इसलिए इसमें मनोनीत होंगे कम और निर्वाचित हो गए ज़्यादा। मनोनीत हो गए आपके 26 और निर्वाचित हो गए आपके 24। ये थे आपकी केंद्रीय विधानमंडल की प्रक्रिया तत्कालीन समय में। मतदान कौन कर रहा है? ये मैं प्रांत की बात नहीं कर रहा हूँ, केंद्र की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतदान कौन कर रहा है? 10,000 रुपये वार्षिक आय से अधिक वाले व्यक्ति। और उसके जो 20 दिन व्यवस्था थी उसमें 2 भाग किए गए, एक केंद्रीय विधान परिषद, एक राज्य परिषद। केंद्रीय विधान परिषद में 41 सदस्य मनोनीत हो रहे थे और 104 सदस्य निर्वाचित हो रहे थे। और उच्च सदन राज्य परिषद में 26 सदस्य मनोनीत हो रहे थे और 34 सदस्य निर्वाचित हो रहे थे। ये था आपके दूसरा प्रावधान। दूसरे प्रावधान से हम आगे बढ़ते हैं और तीसरा प्रावधान अपने ये हो गया प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की बात वाला जो केंद्र में थे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, उसने जो निर्वाचन था प्रत्यक्ष निर्वाचन उसका दायरा बढ़ा दिया।
दायरा बढ़ा है कैसे, वो हम आगे बताते हैं कि कैसे बढ़े। अपना पॉइंट नंबर 4 के बस में है ना, तो इसका दायरा हम अभी आगे बढ़ाते हैं। पृथक निर्वाचन, उसके दायरे में वृद्धि करके 1909 में क्या प्रावधान था? 1909 में केवल यही प्रावधान था कि एक सीट सामान्य की और एक सीट मुस्लिम की, यानी कि सामान्य वर्ग और मुस्लिम वर्ग में पृथक विभाजन की बात की गई थी। लेकिन यहाँ पर जो पृथक विभाजन हुआ है वो केवल सामान्य और मुस्लिम में नहीं हुआ है, इसमें विभाजन हुआ है, पृथक विभाजन बनाया गया है मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपीय, और यूरोपीय के अतिरिक्त आगे एंग्लो इंडियन। अब मुस्लिम अलग हो गए, सिख को अलग कर दिया, ईसाइयों को अलग कर दिया है। ईसाई के अलावा यूरोपीय व्यक्ति थे उनको भी अलग किया गया। यूरोप में केवल वही व्यक्ति नहीं थे, जैसे कि जो इंग्लैंड से आए थे वही नहीं थे। यूरोप से आने का मतलब ये है कि जो यूरोप जो महाद्वीप है उससे जो व्यक्ति आए थे वो भी जैसे डच से आए थे, फ्रांस से आए थे, वो सब यूरोपियन कंट्री से थे, तो उनको भी पृथक निर्वाचन की दे दी गई थी, छूट दे दी गई थी, परमिशन दिया गया था, पृथक निर्वाचन की प्रणाली लागू कर दी गई थी। अब अगला आता है आपके एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? तो एंग्लो इंडियन से तात्पर्य है जिसका पिता या जिसकी माता भारतीय हो और पिता या माता विदेशी हो, अर्थात एक व्यक्ति का भारतीय होना और एक व्यक्ति का जो यूरोपीय होना, उनसे उत्पन्न संतान को एंग्लो इंडियन कहा गया। तत्कालीन समय में तो सबसे ज़्यादा भारतीय जो महिलाएं थी, उनसे जो विदेशी लोग थे, जो यूरोपीय जो लोग थे, उन्होंने यहाँ पर आकर शादियाँ की और उनसे जो उत्पन्न जो संतान है वो एंग्लो इंडियन थी। तत्कालीन समय में सर्वाधिक थी, इस कारण एंग्लो इंडियन के लिए पृथक निर्वाचन की मांग कर दी गई थी। उसके बाद हम देखते हैं इस जो पांचवा था वो था शक्ति विकेंद्रीकरण। शक्ति विकेंद्रीकरण से था, हालांकि शक्ति विकेंद्रीकरण पूर्ण रूप से नहीं था, इसे आंशिक रूप में माना जाए, अंश मात्र में जो सांद्र द्वारा शक्ति के रूप में देख सकते थे। शक्ति का जो आंशिक विकेंद्रीकरण वो किया गया। आंशिक कैसे? तो इसमें दो सूचियाँ बनेंगी, दो सूची, पहली सूची थी संघ सूची और दूसरी थी प्रांत। इन दोनों सूचियों के तहत ये फैसला किया गया, ये निर्णय लिया गया कि जो सूची थी वो एक तरफ संघ की हो गई, एक तरफ प्रांत की। सूचियों का बंटवारा हो गया। सूचियों का बंटवारा के होने के कारण शक्ति का विकेंद्रीकरण हो गया। भाई शक्ति एक के पास नहीं है, दोनों के पास है, डिवाइड बाई 2, संघ के पास भी है और प्रांत के पास भी है। उसके बाद जो छठा था वो था संघात्मक व्यवस्था। जो संघात्मक शासन व्यवस्था थी उसके नींव यही से रखी गई थी, संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था कैसे हुई? संघ सूची अलग कर दी, प्रांत सूची अलग कर दी, यानी कि प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। प्रांतों को स्वायत्तता दी गई है, लेकिन सबसे जो प्रभावित था वो था संघ, और संघ प्रभावी होने के कारण संघात्मक शासन व्यवस्था, जिसको प्रांत और संघ दोनों को और जो शक्तियाँ थी, शक्तियों का अधिकार था, इसलिए एक संघात्मक शासन व्यवस्था के निर्माण की जो महत्वपूर्ण जो भूमिका थी वो निभा रहा था आगे भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान काफ़ी जो थे वो काफ़ी हद तक अच्छे भी थे और काफ़ी हद तक जो विपरीत भी थे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो भारतीय जो छात्र था, जो भारत का जो वायसराय था, उसकी जो एक परिषद थी जिसमें एक सदस्य का भारतीय होना निर्धारित किया गया था, वो थे बने थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अब जो उसकी जो कार्यकारिणी जो परिषद थी, जो भारत शासन परिषद, भारत शासन परिषद, इनका नाम था भारत शासन परिषद। उस भारत शासन परिषद में जो दायरा था वो बढ़ा दिया गया। 6 में से कमांडर इन चीफ, कमांडर इन
चीफ को छोड़कर 6 में से 3 सदस्य भारतीय होना अनिवार्य है। कि जो कुल 6 सदस्य थे, 6 सदस्य में जो हेड था वो था कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना निर्धारित किया गया था। इसका दायरा बढ़ा दिया गया, यानी कि जो पहले 1 था और वो 3 हुए, लेकिन इनको इतना अधिकार नहीं था कि अपना मत रख सके या अपनी बात को प्रस्तुत कर सके या अपनी मनमानी से कार्य कर सके, वो यहाँ पर नहीं था। उसके बाद ये जो दायरा बढ़ा दिया है, जो भारत शासन परिषद का दायरा बढ़ा दिया, इसमें सदस्य संख्या बढ़ा दी है। अब दायरा बढ़ा दिया तो खर्चा भी ज़्यादा होगा, और जो खर्चा होगा, जो दायरा बढ़ाने का जो खर्चा होगा, वो खर्च वो भारतीय राजस्व से वसूल किया जाएगा। जो खर्च था वो भारतीय राजस्व से वसूल किया जाएगा। उसके बाद एक उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई लंदन में उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई कि भाई किसी भी प्रकार का जो भी फैसला लेना हो, भाई कौन यूरोप जाएगा, कौन यूरोप से वापस आएगा, और जो यूरोप में जो भारतीय रह रहे थे उनकी किसी भी प्रकार की समस्या, उसकी सुनवाई कहाँ होगी, तो वो कर रहा था उच्चायुक्त। उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई, और वो उच्चायुक्त कहाँ बैठा था, वो उच्चायुक्त कर रहा था आपके लंदन में। इसके बाद आपके सबसे जो एक महत्वपूर्ण जो प्रणाली थी वो थी संघ लोक सेवा आयोग, जिसकी संघ लोक सेवा आयोग जिसकी तैयारी लगभग करना हर एक विद्यार्थी की महत्वपूर्ण इच्छा होती है कि भाई एक बार कम से कम यूपीएससी की तैयारी करें। और जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि उनके जो संघ लोक सेवा आयोग था उसकी जो नींव थी वो रखी गई थी 1919 के भारत शासन अधिनियम में, और इसकी सिफारिश की थी आपके ली आयोग ने। जब ली आयोग बना था तो उस ली आयोग ने सिफारिश की थी कि एक ऐसा आयोग होना चाहिए जो संघ के जो लोक सेवक हैं उनकी नियुक्ति कर सके। उसके लिए संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए, ये आपके लिए आयोग की सिफारिश थी। उसके बाद इसने जो और एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया था वो था बजट जो 1919 से पहले जो बजट था वो था केवल संघ एक ही बजट पेश करती थी, वो अपने हिसाब से प्रांतों को बजट आवंटित करती थी कि भाई आपको ये इतना बजट दिया जाएगा और आपको ये काम करना है। अब क्या प्रावधान किया गया, अब प्रावधान ये कर दिया गया कि संघ एवं प्रांत का जो बजट था वो अलग पृथक, संघ एवं प्रांतों के जो बजट था उस बजट को पृथक कर दिया गया कि आपको जो संघ है वो अपना बजट अपने आप प्रस्तुत करेंगे, अपना बजट स्वयं बनाएंगे, प्रांत अपना बजट स्वयं बनाएंगे। यदि उनको लगता है कि भाई यहाँ पर हमें अनुदान की आवश्यकता है तो आप संघ से मांग सकते हो। उस प्रकार की प्रणाली की गई थी आपके भारत शासन अधिनियम 1919 में। अब यहाँ पर एक और जो गठन किया गया था, मैं इसी बोर्ड में पढ़ा देता हूँ, वो था नरेंद्र मंडल का गठन किया गया। और इस नरेंद्र जो मंडल था, इस नरेंद्र मंडल की अध्यक्षता करने वाला था वो था गवर्नर। जो तत्कालीन समय में जो गवर्नर जनरल था उसको ये अधिकार दिया गया कि आप इसकी अध्यक्षता करेंगे, अध्यक्ष। और इसकी स्थापना क्यों की गई, तो इसकी स्थापना करने के पीछे कारण था राजा महाराजाओं की महत्ता बढ़ाना। राजाओं ने कहा कि भाई आप सारे फैसले आप खुद कर रहे हो, हमें तो कुछ देंगे नहीं, ठंडन गोपाल। तो इन्होंने कहा कि आप रुको, आपके लिए रुको, जरा सब्र करो वाली बात है, आपके लिए एक व्यवस्था करते हैं कि आप राजा हो। जी हाँ।
तो आप राजा हो तो आपकी महत्ता बढ़ाने के लिए हम एक मंडल का गठन करते हैं, जिस मंडल का नाम था नरेंद्र मंडल। और नरेंद्र मंडल का कार्य था आपके जो स्थानीय स्तर पर जितने भी फैसले हैं उसमें पूर्ण अधिकार दिया जाता है कि आप उन पर पूर्ण रूप से फैसला ले सकते हो। तो ये फैसला लेने का अधिकार दिया गया राजा को, जिसका अध्यक्ष बनाया गया गवर्नर जनरल को, जिसका अध्यक्ष बनाया गया तो वो था गवर्नर जनरल। अब ये बात होगी नरेंद्र मंडल की, प्रत्यक्ष निर्वाचन हो गया, शक्ति का विकेंद्रीकरण हो गया, संघात्मक शासन व्यवस्था होगी, भारत शासन जो परिषद 6 में से 3 सदस्य भारतीय हो गए भारत शासन परिषद में मुख्य सचिव की कार्यकारिणी भी शामिल है। अगर देखा जाए तो मुख्य सचिव की जो कार्यकारिणी थी उसमें जो सदस्य थे वो उनमें से 6 में से 3 का भारतीय अनिवार्य कर दिया गया। और जो दायरा बढ़ाया गया उसका जो खर्च होगा उस खर्च को भारतीय राजस्व से वसूल किया जाएगा। उसके बाद मंडल में उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, जिसकी सिफारिश कर दिया फिर लिया उन्होंने। फिर बजट संघ और प्रांतों का अलग बजट का प्रावधान किया गया। नरेंद्र मंडल की स्थापना कर दिया। निर्वाचन का प्रभाव जो दायरा था वो बढ़ा दिया। उसमें प्रत्येक निर्वाचन मुस्लिम सिख ईसाई यूरोपीय और एंग्लो इंडियन के लिए अलग अलग निर्वाचन का प्रावधान कर दिए गए। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो प्रांतों में जो विधान निर्वाचन था, मताधिकार, प्रांतों में मताधिकार वो 10% जनसंख्या कर सकती है। जो ये इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है क्योंकि जो केंद्रीय जो विधानसभा थी जिसमें मत देने का अधिकार था वो केवल उन्हीं लोगों का था जिनकी आय 10,000, जिनकी वार्षिक आय 10,000 रुपये से अधिक थी, केवल वही मतदान कर सकते थे। लेकिन प्रांतों में ये प्रावधान कर दिया गया कि जिस क्षेत्र से उम्मीदवार जिस क्षेत्र से या जिस जो विधानसभा क्षेत्र है वर्तमान में, जैसे कि मान लीजिए उसकी 10% जनसंख्या, यानी कि उस जिस स्तर से जिस स्थान से प्रतिनिधि आ रहा है उस स्थान की कुल जनसंख्या का 10% जो व्यक्तित्व था वो मत दे सकता था, उसको मतदान देने का अधिकार दिया गया। ये थी इसकी जो प्रमुख विषय था। हालांकि यहाँ पर भी जो प्रावधान है वो केवल और केवल प्रांत में है, केंद्र में नहीं है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गए इसके प्रावधान। अब इसके प्रावधान हो गए जिसके जो भारत संविधान अधिनियम जो आया है 1919, उसकी कुछ महत्वता भी होगी, उसका कुछ महत्व भी होगा। अगर महत्व है तो उसके दोष भी होंगे। तो अब हम पढ़ेंगे महत्व और दोष को। ये थे प्रमुख इसके 11 प्रावधान जो हमने देख लिए, 12 प्रावधान। उसके बाद इसका जो महत्व है वो हम देखेंगे। महत्व कहो या इसका जो प्रभाव है वो कहो, वो हम देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर इसका जो प्रभाव है वो प्रभाव पड़ा कि ये जो भारतीय व्यक्ति हैं उनको थोड़ा सा अधिकार दिया गया कि भाई आओ, आपको मौका दे रहे हैं, आप आगे बढ़ो। जो विधान परिषद का जो दायरा था उस दायरे को बढ़ाया गया। सबसे पहला प्रभाव यही था, विधान परिषद का दायरा बढ़ाया गया। विधान परिषद का दायरा बढ़ाया गया, उसके बाद इसमें जो प्रमुख प्रावधान था कि आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना, आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। ये दो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि उत्तरदायी शासन का अर्थ होता है कि जनता की जिसमें प्रत्यक्ष भागीदारी होती है। अब वर्तमान समय में जो आपकी जो भागीदारी उत्तरदायी शासन की स्थापना आप स्वयं कर रहे हो, लोकतंत्र की स्थापना है, तो लोकतंत्र उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रावधान है। इसमें मताधिकार जो था देखा था हमने पहले केवल 10% था, उसके बाद जो 10,000 से आए वाले थे उसको 10% किए गए। उसमें मताधिकार का दायरा बना दिया गया।
में होती मत के अधिकार की वृद्धि। एक एक मत की जो कीमत होती है वो आवश्यक होती है। यदि आप में से जो भी मेरे जो पाठक वर्ग है वो इसको यदि देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, तो और आपकी उम्र है 18 वर्ष से अधिक है और आपका जो मतदाता सूची में नाम है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने चाहे मत का प्रयोग नोटा पर ही सही, लेकिन आप अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि मत का प्रयोग आपको आपका जो भविष्य है वो निर्धारित करता है। आप जिसको नेता बनाना चाहते हो या जिसको नहीं बनाना चाहते हो या आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी आपको मत देना चाहिए। और मत देना केवल मत देना ही नहीं है, मत देना ही पर्याप्त नहीं है। मत देने का तात्पर्य है हम अपनी जनता का चुनाव कर रहे हैं, फिर हम दोष देते हैं ये शहर ये वे शहर, इसको किसने बना दिया, ये बनाना ढींगड़ा होगा। तो उससे पहले आपको अपने मत का जो अधिकार है वो आपको जान लेना चाहिए। आपका एक मत पूरी जो आपकी जो आगे का जो 5 साल का जो भविष्य है वो तय कर सकता है। चाहे वो सरपंच का हो, चाहे वो आपको विधानसभा का हो, चाहे आपको लोकसभा का हो, आपको मत अनिवार्य रूप से देना चाहिए। ये हो गया आपके प्रभाव में मताधिकार में वृद्धि होगी। आपके विधान परिषद का जो दायरा है उसको बढ़ा दिया गया और विशेष प्रभाव यही। अब इसका मूल्यांकन बता दो आपको। इसका मूल्यांकन है, मूल्यांकन पर 2 विशेष कथन आते हैं। 2 कथन में नंबर 1 कथन है कांग्रेस को, कांग्रेस का, और नंबर 2 कथन है सुभाष चंद्र बोस का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस ने जो भारत शासन अधिनियम है इसे सबसे अधिक निराशाजनक बताया। कांग्रेस ने कहा कि ये जो भारत शासन अधिनियम 1919 है वो सर्वाधिक निराशाजनक है, क्योंकि इसमें कुछ भी भारतीयों के लिए विशेष था नहीं। उन्होंने अपने जो मनोनयन है, वायसराय के पद है, वायसराय से संबंधित है, भारत परिषद है, लोकपाल है, बड़ी ऊंचाई है, लंदन में नियुक्ति करना, वो सब उन्होंने अपने ही स्वार्थ के लिए किए थे। संघ लोक सेवा आयोग के हिसाब में भी उन्होंने इसलिए की थी कि भाई हमारा कार्य हो जाए और हमें जो प्रशासनिक जो कुशल जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो मिल जाए, ताकि हम अपना कार्य संचालन कर सके। सुभाष चंद्र बोस ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसको अगर मैं कहूँ तो ये जनता के लिए नवीन बंधन गढ़े गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जनता के लिए नवीन बंधन गढ़े गए। ये कुछ नहीं है, केवल जनता के लिए जो नए बंधन है, ऐसे बंधन है जिसको सामने प्रस्तुत कर दिया गया है कि भाई हम ये करेंगे, और जो कुछ हो रहा है वो आपकी आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। ये जनता के लिए केवल नवीन बंधन है, एक नए सिरे से बंधन है जिसको आगे बढ़ाने के लिए जो पुरानी जो पीढ़ी है, जो रूढ़िवादिता थी, जो पुरानी जो प्रक्रिया थी, उसको एक नया रूप दे दिया गया और नया रूप देकर ये इसको गढ़ दिया गया। ये था अपने भारत शासन अधिनियम 1919। यदि इसमें 1919 में यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई पॉइंट है, कोई बिंदु समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, उसका संशोधन आपको अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। ये था आपके भारत शासन अधिनियम 1919। पहले था आपने 1909 बाल मित्र सुधार अधिनियम, उसके बाद आया 1919 जो था वो था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के बाद अपना जो आगे है वो आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं तो आगे आया था 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम से पहले 2-3 कुछ हल्की गतिविधियाँ होती है। उसमें सबसे पहले था आपके साइमन कमीशन आया था आपके साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा 1927 में। 7 सदस्य थे इसमें। 7 सदस्यीय कमीशन का गठन किया गया सन 1927 में, जिसमें एक भी व्यक्ति भारतीय व्यक्ति नहीं था, और 1927 में इसका गठन कर दिया गया, और 1927 में गठन करके इसको 1930 में भारत भेजा गया। कब भेजा गया भारत में? 1930।
भारत में भेजा गया। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और सातों में एक भी व्यक्ति भारतीय नहीं था। भारतीय नहीं होने के कारण इसका पुरजोर विरोध किया गया कि भाई इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं है, और भारतीय सदस्य नहीं है तो ये हमारे भारतीयों के खिलाफ भी आएगा। 1930 में ये आया था, साइमन आया था लाहौर में। लाहौर में स्वागत के लिए इंतजार कर रहे थे लाला लाजपत राय। कौन? लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय ने एक नारा दिया था, साइमन कमीशन गो बैक। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन का इतना पुरजोर विरोध किया कि वहाँ पर जो पुलिस थी, पुलिस थी उसमें लाला जी पर लाठीचार्ज कर दिया गया। और लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय इस देश के काम आते हैं। लाला लाजपत राय के लाठीचार्ज के बाद जो साइमन कमीशन था, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और रिपोर्ट में इसने 2 तथ्य दिए थे। एक था औपनिवेशवाद और दूसरा था आपके उत्तरदायी सरकार। उत्तरदायी सरकार जो ये था उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का तात्पर्य है कि भारत, उपनिवेश का अर्थ होता है उपनिवेश से तात्पर्य होता है कि किसी एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र पर अधिकार है, और जिस राष्ट्र पर अधिकार है वो संपूर्ण नहीं है। संपूर्ण नहीं है इससे तात्पर्य है कि वह अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से नहीं ले सकते हैं। उसके जितने भी विदेशी निर्णय हैं, जितने भी आंतरिक निर्णय हैं, वो किसी बाहरी राष्ट्र द्वारा लिए जा रहे हैं। अर्थात कि भारत में उपनिवेशवाद ये होता है, उपनिवेशवाद और उत्तरदायी सरकार की हमने बात कर दी। ये जो साइमन कमीशन महोदय थे, जो कमीशन था, इस साइमन कमीशन ने रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में बताया कि उपनिवेशवाद और उत्तरदायी जो सरकार है दोनों को नकार दिया। पहली बात तो नकारा, इन दोनों को नकारने का तात्पर्य यह है कि भारत में किसी भी प्रकार का उपनिवेशवाद नहीं है। भारत एक स्वतंत्र है, आज़ाद है और वो अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर रहा है, जो कि गलत था। और दूसरा था उत्तरदायी सरकार को नकार दिया कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की उत्तरदायी शासन की स्थापना है ही नहीं, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए वैसे ही होना चाहिए। ये इसने अपनी रिपोर्ट में 2 निर्णय दिए और इसके बाद साइमन कमीशन की रिपोर्ट को भारत में लागू नहीं किया गया। ये था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बाद अपने आए थे मोतीलाल नेहरू। हालांकि मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, उसी को ही मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ। उसके बाद अपने आए थे नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में और नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया था मोतीलाल नेहरू ने इस रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया, जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ। उस रिपोर्ट में क्या था, क्या नहीं था, क्या विशेषता थी। यदि आपको देखना था पिछला वीडियो, उससे पिछला सेकेंड वीडियो अपना, उसमें जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने इसके बारे में जो संपूर्ण चर्चा थी वो की थी। उसके बाद आता है आपका मैकडोनाल्ड का सामुदायिक पंचायत। मैकडोनाल्ड नाम किसकी आती है? मैकडोनाल्ड का सामुदायिक पंचायत, उसी रेंज मैकडोनाल्ड के नाम से मैकडोनाल्ड का सामुदायिक पंचायत। ये मैकडोनाल्ड का सामुदायिक पंचायत कब आया? तो ये आया आपके 1932 में। 1932 में जो मैकडोनाल्ड थे, ये मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कौन थे? क्वीन ऑफ ब्रिटेन। और इसका पूरा नाम था रेंजे मैकडोनाल्ड। रेंजे मैकडोनाल्ड से मुलाकात करते हैं अपने BR अम्बेडकर। कौन? उनसे एक बैठक होती है और बैठक में मुलाकात करते हैं आपके भीमराव अम्बेडकर। ये भीमराव अम्बेडकर जी का एक जो ये बैठक थी,
ये किस हद तक सही थी या किस हद तक उचित या अनुचित थी, उसका फैसला आप कर सकते हैं। इस समय भीमराव अम्बेडकर ने रैमजी मैकडोनाल्ड से मुलाकात की और रैमजी मैकडोनाल्ड से मुलाकात कर दो बात कही थी। बात नंबर 1 कि दलित वर्ग को हिंदू वर्ग से अलग निर्वाचन दिया जाए, पृथक निर्वाचन। पृथक निर्वाचन किसके लिए? पृथक निर्वाचन किसको दिया जाए? दलितों को। पहला तो यही था कि दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन दिया जाए, और दूसरा ये था कि दलित वर्ग को जो है क्या बोलते हैं, ये सामान्य वर्ग से पृथक दिया जाए, उनको अधिकार भी पृथक दिया जाए और उनका निर्वाचन भी पृथक रूप से हो। दो बात होगी, एक निर्वाचन की होगी और एक अधिकार की होगी। भीमराव अम्बेडकर मुलाकात करते हैं रैमजी मैकडोनाल्ड से, दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की मांग करते हैं। अब अगर पृथक निर्वाचन दिया जाता है तो उससे 2 नहीं 3 राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। वो मैं कैसे होता है मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि रैमजी में, और जैसे ही भीमराव अम्बेडकर इस प्रकार की बात करते हैं रैमजी मैकडोनाल्ड को, अब तो आप तुरंत प्रभाव से एक सामुदायिक पंचायत की घोषणा की 1932 में और कहा कि जाओ दिया दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन, दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन की बात की गई थी। दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन की जो मांग जो भीमराव अम्बेडकर ने की थी, रैमजी मैकडोनाल्ड ने कहा अच्छा अपने पास ऑप्शन है और मुस्लिम अलग है, सिख अलग है, ईसाई अलग है, दलितों को भी ठोक दो अलग, पृथक निर्वाचन की मांग की थी। ये बात पहुंचती है पूना की यरबदा से। कहाँ पर? मैकडोनाल्ड का सामुदायिक पंचायत, भीमराव अम्बेडकर की मुलाकात 1932 में, पृथक दलित निर्वाचन की मांग। ये बात आती है आपकी यरबदा की, पूना की यरबदा जेल में। कहाँ पर? पूना की यरबदा जेल में। पूना की यरबदा जेल में क्या विशेष बात थी? विशेष बात ये थी कि यहाँ पर थे महात्मा गांधी। हालांकि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जो महात्मा गांधी थे उसके उनके अनुयायी कम हैं और जो विरोधी हैं वो ज़्यादा है, या उनकी सोच के जो विरोधी हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं या है, या उसकी मैं आपको जानकारी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये जो पूना समझौता हुआ है ये होता है पूना समझौता, ये होता है 25 सितंबर 1932 को। कहाँ पर? यरबदा जेल पूना। उस समय महात्मा गांधी को कैद करके यरबदा जेल में डाला गया। यहाँ पर ये जो पूना समझौता होता है ये होता है महात्मा गांधी वर्सेस B.R. अम्बेडकर। इसके लिए महात्मा गांधी ने अनशन किया था, आमरण अनशन। आमरण अनशन करने के पीछे कारण क्या था? तो आमरण अनशन करने के पीछे जो सबसे जो प्रमुख कारण था वो था पृथक निर्वाचन की मांग। महात्मा गांधी ने भीमराव अम्बेडकर को कहा कि अम्बेडकर जी आप पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे हैं, अच्छी बात है, किसके लिए कर रहे हो? दलित वर्ग के लिए। यह गलत बात। हम पृथक निर्वाचन की जो बात कर रहे हैं दलित वर्ग के लिए, यदि हमने दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन कर दिया, दलित वर्ग को अगर हिंदू वर्ग से अलग कर दिया, तो ये भविष्य में, वर्तमान समय में नहीं लेकिन ये भविष्य में पूरा ही अलग वर्ग बन जाएगा। और जैसे ये पूरा अलग वर्ग बन जाएगा, जिस प्रकार सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं हिंदू और मुस्लिमों के बीच, वही दंगे फिर हो जाएंगे हिंदू मुस्लिम और दलित वर्ग के बीच। यदि भविष्य में मुस्लिम वर्ग और हिंदू वर्ग और दलित वर्ग तीनों आपस में टकराएंगे तो 3 राष्ट्रों का निर्माण हो सकता है, और ये भारत के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। उसके बाद भीमराव अम्बेडकर इस बात को स्वीकार करते हैं, और जो पृथक निर्वाचन की जो बात थी, जो अलग करने की बात थी, सामान्य वर्ग से अलग करके जो बात थी, उस बात को उन्होंने त्याग दिया और महात्मा गांधी की बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करके ये कहा गया कि जो दलित वर्ग है उसको भी कुछ अधिकार दिए जाने चाहिए। उसको अधिकार दिए जाने के लिए महात्मा गांधी ने कहा कि जो विधान परिषद है प्रांतों की और केंद्र की, उसमें दलित वर्ग का जो
जो निर्वाचन का दायरा है, निर्वाचन की जो सीट है उनमें भर्ती कर दी जाएगी, उन निर्वाचन की सीटों को बढ़ा दिया जाएगा। ये बात सुनकर भीमराव अम्बेडकर ने अपना फैसला वापस लिया और प्रत्यक्ष निर्वाचन दलित वर्ग के लिए उसकी बात को नकारा। यदि ये वर्तमान में अगर चलता रहता तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो आराम से स्थिति उत्पन्न हो सकती थी कि जो अपने 3 राष्ट्र बन गए, एक राष्ट्र के पहले एक था भारत था, उसके 2 टुकड़े हुए, एक बना पश्चिमी पाकिस्तान, एक बना पूर्वी पाकिस्तान, उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश, 3 राष्ट्र। अगर दलित वर्ग को प्रत्यक्ष रूप से अगर एक धारा में ढकेल दिया जाता तो अंग्रेजों की प्रमुख नीति थी वोट डालो राज करोगे नीति। यदि किसी भी दलित वर्ग का व्यक्ति ये वीडियो देख रहा है तो ये ना समझे कि मैं उनके प्रति द्वेष की भावना रखता हूँ। दलित वर्ग को अगर प्रत्यक्ष रूप से अगर दे दिया जाता, निर्वाचन दे दिया जाता और उनको हिंदू वर्ग से अलग कर दिया जाता तो आज जो हमारे जो दलित वर्ग, जो दलित भाई बहन है वो हमारे साथ नहीं होते, शायद कुछ अपना भविष्य कुछ और ही होता है। अब बात करते हैं अपने भारत शासन अधिनियम 1935 की। भारत शासन अधिनियम 1935 भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम जो पारित हुआ था वो हुआ था अप्रैल 1935 और लागू हुआ था 1 अप्रैल 1937 को। और इसने लागू होते सबसे जो पहला काम किया था वो किया था जो द्वैध शासन था, उस द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। अब जो भारत शासन अधिनियम है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके महत्वपूर्ण होने का जो सबसे प्रमुख कारण है वो प्रमुख कारण ये है कि जो भारत शासन अधिनियम है, भारत का जो वर्तमान में जो संविधान है, जो समधर्म विधान 2 शब्दों से मिलकर बना है, जो संविधान है उसमें लगभग 60% जो अनुच्छेद है, जो अनुसूचियाँ हैं, जो भाग है वो भी यहीं से लिए गए। ये सबसे बड़ा भारत शासन अधिनियम था, सर्वाधिक बड़ा भारत शासन अधिनियम, जिसमें 321 अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद? 321 आगे थे अनुच्छेद और 10 थी अनुसूची। वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं जिसको पता है, कन्फर्म पता है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे भाई इतनी अनुसूचियाँ वर्तमान में है। 321 अनुच्छेद हो गए, 10 अनुसूची हो गई। तो इतना बड़ा जो संविधान जो भारत शासन अधिनियम था वो केवल 1935 का ही था, जो अप्रैल 1935 में गठित हुआ और 1 अप्रैल 1937 को लागू हो गया। और विशेष बात यह है कि इसने उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, अर्थात इसने आंशिक लोकतंत्र की स्थापना की, आंशिक लोकतंत्र की स्थापना की। अब अगर ये एक लोकतंत्र शब्द आया है तो इस शब्द से मैं आपको बता दूँ, इस तंत्र से संबंधित 3 शब्द हैं। एक शब्द है, एक तो आपके लोकतंत्र, एक है आपके राजतंत्र, एक है आपके गणतंत्र। लोकतंत्र लोगों द्वारा, लोगों के लिए, जनता के लिए, जनता द्वारा चलाया गया शासन, ऐसा समझना। जनता का अब्राहम लिंकन की परिभाषा है, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा चलाया गया शासन, जनता द्वारा चलाया गया शासन। अब इस परिभाषा को ध्यान से देखिए, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया गया शासन। इस प्रकार जनता का शासन, यानी कि लोकतंत्र में जो सर्वेसर्वा होती है वो जनता होती है। जनता अपना उम्मीदवार चुनती है, जनता के
जो नियम बनते हैं वो जनता के लिए बनते हैं, और जिनका निर्धारण करती है वो जनता खुद करती है। जनता खुद कैसे करती है? जनता ने चुना विधायक को, विधायक ने अपनी विधायक जिस पार्टी से चुनाव लड़ा उस पार्टी के बने, उस पार्टी का जो नेता था उस नेता को बनाया मुख्यमंत्री, और उस मुख्यमंत्री ने बनाए नियम, और मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर उन नियमों को वापस किया लागू, और जो लागू किया वो वापस जनता पे किया। यानी कि जनता ने जिन लोगों को भेजा विधानसभा में या लोकसभा में, उन्हीं लोगों ने वापस नियम बने, उन नियमों को जनता पर लागू कर देगा, अर्थात ही लोकतंत्र की स्थापना। राजतंत्र राजा जो राजतंत्र में जो प्रशासन का जो प्रमुख होता है, जो सबसे जो प्रमुख होता है प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, या इसे हम कह सकते हैं कि जो प्रमुख पदाधिकारी होता है, जो एक राष्ट्र का संचालन करता है, वो होता है राजा। और राजा का जो पद होता है वो होता है वंशानुगत, चाहे फूड पैदा हो, चाहे कोई योग्य उम्मीदवार पैदा हो, राज तो वही करेगा, जिसके बाप का राज है वो उसका बेटा राज करेगा, बेटे का बेटा राज करेगा, वो प्रक्रिया होती है राजतंत्र में। और गणतंत्र की प्रक्रिया इन दोनों प्रक्रिया से थोड़ी भिन्न होती है। भिन्न कैसे होती है? तो इसमें जो राष्ट्र का जो प्रमुख होता है, राष्ट्र का प्रमुख वो निर्वाचित होता है, राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित होता है। यदि मैं आपसे एक सवाल करूँ कि भारत में किस प्रकार की व्यवस्था है, तो आप में से अधिकतर का जवाब लोकतंत्र आएगा, लेकिन जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं उनका जवाब आएगा एक और तीन। कैसे भारत में लोकतंत्र है वर्तमान समय में, अर्थात शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया गया शासन है वर्तमान में। राजतंत्र जो किसी भी प्रकार का वर्तमान कोई राजतंत्र को सामर्थ्य है उससे किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। जो सामंत का जो एरिया होता था उसमें प्रशासनिक अधिकारी बैठ गए, एसडीएम वगैरह जो है प्रशासनिक कर्मचारी वो बैठ रहे हैं। उससे ऊपर जो मुख्यमंत्री का पद होता है वहाँ पर निर्वाचन हो रहा है। जो सबसे ऊपर जो पद प्रधानमंत्री का उसका भी प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हो रहा है। अर्थात राजतंत्र का वर्तमान समय मेरा भारत में किसी भी प्रकार का कोई अस्तित्व नहीं रहा। उसके बाद बचता है गणतंत्र। गणतंत्र का जो राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित होता है। अपने भारत का जो राष्ट्र का जो प्रमुख है वो वास्तविक रूप से और संवैधानिक रूप से दो प्रकार के पद हैं। वास्तविक रूप से तो आपके प्रधानमंत्री और संवैधानिक रूप से आपका राष्ट्रपति। और गणतंत्र शब्द एक संवैधानिक शब्द है और संवैधानिक जो भारत का सबसे जो प्रमुख संवैधानिक व्यक्तित्व होता है वो होता है भारत का राष्ट्रपति। और भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होने के कारण भारतीय गणतंत्र जो राष्ट्र है वो कहलाता है। और भारत में जो गणतंत्र जो शब्द लिया गया है वो फ्रांस से लिया गया है। इसीलिए आपने देखा होगा अधिकतर जब भारत के राष्ट्रपति जब शपथ लेता है, जब भारत के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होता है, उसमें जो अन्य जो विदेशी राष्ट्रों के जो राष्ट्र अध्यक्षों को बुलाया जाता है उसमें फ्रांस को विशेष रूप से न्योता दिया जाता है। भारत का गणतंत्र दिवस आता है 26 जनवरी को। और उसमें आपने देखा होगा अधिकतर यदि किसी कारणवश यदि फ्रांस का राष्ट्रपति व्यस्त है, यदि वो नहीं आ सकता वो अलग बात है। बाकी अनिवार्य रूप से जो फ्रांस का जो प्रमुख होता है, जो फ्रांस का जो राष्ट्रपति होता है वो 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस में अवश्य रूप से सम्मिलित होता है। ये है लोकतंत्र, राष्ट्रतंत्र और गणतंत्र शब्द में अंतर। अब हम देखते हैं कि जो अपना भारत शासन अधिनियम है उसमें जो अप्रैल 1935 को बना, 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ। सर्वाधिक बड़ा भारत शासन अधिनियम था, कारण 321 अनुच्छेद 10 अनुसूचित थे। अब देखते हैं कि इसमें प्रमुख रूप से प्रावधान क्या किए गए हैं। पैंतीस को प्रावधान दिए गए, अपने 1909 में देगी, 1919 में देगी, 1919 में प्रावधान दिए गए। अब इसमें मेन विशेष बात यह है कि यहाँ पर
एक व्यवस्था की गई थी संघात्मक शासन व्यवस्था की। संघात्मक शासन व्यवस्था अर्थात संसदीय शासन प्रणाली गठन की गई थी। भारतीय संसदीय भारतीय संसदीय प्रणाली इसका गठन किया गया था। उससे हम जो मान सकते हैं कि संसदीय प्रणाली अर्थात संघात्मक सरकार होगी। संघात्मक सरकार। अब भारतीय जो संसदीय व्यवस्था है, अब संसद बन गई है तो संसद विशेष रूप से दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आपके ब्रिटिश भारतीय प्रांत, एक तरफ थे आपके ब्रिटिश भारतीय प्रांत और दूसरी तरफ थे आपके देसी रियासतें। ब्रिटिश भारतीय प्रांत में कुल तत्कालीन समय में आपके 11 ब्रिटिश प्रांत थे और 6 जो थे वो चीफ कमिश्नर थे। कहते 6 चीफ कमिश्नर थे। इसमें हल्की सी शाही कर लेते हैं, खत्म हो गई है। तो 6 जो चीफ कमिश्नर थे वो थे आपके इस ब्रिटिश प्रांत में और अतिरिक्त जो थी वो थी देसी रियासतें। अगर आप में से कोई बता सकता है कि जब भारत आज़ाद हुआ था, भारत जब स्वतंत्र हुआ था, तब कुल कितनी देसी रियासतें थी? कुल कितनी देसी रियासतें थी? तो इसके दो भाग थे, एक भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2। भाग नंबर 1 में था ब्रिटिश भारत, जिसके अधीन थी 11 रियासतें, 11 रियासतें प्लस 6 यूटी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। जो केंद्र शासित प्रदेश जिन्हें वर्तमान में कहा जाता है, उस समय में कहा जाता था चीफ कमिश्नर। 6 चीफ कमिश्नर थे और 11 रियासतें थे। एक तरफ हो गए ब्रिटिश भारत, दूसरी तरफ हो गए देसी रियासतें। कैसी रियासतें? देसी रियासतें। अब संसदीय प्रणाली बन गई, उसमें एक तरफ हो गया ब्रिटिश भारत, दूसरी तरफ हो गया देसी रियासत। तो इसके बाद दूसरी है जो प्रक्रिया थी, उसमें था शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का पृथक्करण। जो वर्तमान में हम देख रहे हैं शक्तियों का पृथक्करण, वो यही से लिया गया। शक्तियों का पृथक्करण शक्तियाँ बनाई गई थी 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 1, 2 और 3। पहली थी संघ सूची, दूसरी थी राज्य सूची या प्रांतीय सूची, और तीसरी सूची कौन सी थी? समवर्ती सूची। अब इनकी विशेषता ये थी, इनमें जो भाग वो था 54, 36 और 59, 54 और 36। यानी कि संघ सूची में 59 विषय थे और उन पर जो निर्णय लेने का अधिकार केवल होता है संघ का, कि जो संघ सरकार चाह रही थी वही होगा। प्रांतों में अधिकार था, प्रांतों के पास प्रांतों को पूर्ण अधिकार था। और जो पीछे बचती है जो समवर्ती सूची, उसमें संघ व प्रांत दोनों को समान अधिकार, कि यदि अगर किसी प्रकार का फैसला लेना है तो प्रांत और संघ दोनों इस पर फैसले ले सकते थे। अब जो संघ में जो कौन से विषय थे, प्रांत में कौन से थे और समवर्ती सूची में कौन से थे? संघ में था सेना, नोट अर्थात नई करेंसी बनाना, नई करेंसी लागू करना, और जो विदेशी मामले थे, व्यापार हो गया, इस प्रकार के मामले केवल और केवल अधिकार जो निर्णय लेने का अधिकार था वो संघ को था। और प्रांतों को अधिकार थे खनिज, शिक्षा, व्यवसाय। ये व्यापार वो था जो समुद्री रास्तों से हो रहा है, विदेशी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो विदेशों में हो रहा था, उसका उस व्यापार का अधिकार लेने का, उसमें निर्णय लेने का अधिकार संघ सूची का था। और जो सामान्य जो साधारण व्यवसाय था उसमें निर्णय लेने का अधिकार प्रांतीय सूची का था। और दोनों में जो सामूहिक थे, जैसे अभ्यारण्य है, वन वन्य जीव है, इस प्रकार के निर्णय लेने में दोनों को समान अधिकार दिया गया है। कि वन अभ्यारण्य जैसे यदि राष्ट्रीय उद्यान है तो प्रांत ने ले लिया, अगर कोई अभ्यारण्य छोटा मोटा कोई वन अधिकार क्षेत्र है तो उसमें निर्णय लेने का अधिकार प्रांतों को दिए गए। अब विशेष जो बचती है शक्ति वो बचती है, ये तो संघ सूची, राजप्रांत सूची, उसमें समवर्ती सूची होगी। अब बचती है आपकी अवशिष्ट शक्ति।
फिर शक्तियाँ, अवशिष्ट शक्तियाँ। वर्तमान में आप बता सकते हैं अवशिष्ट जो शक्तियाँ हैं वो किसके पास है भारत में, और भारत के केंद्र की और राज्य की किसके पास है? जिसको जानकारी होगी अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई थी जीजी को, जीजी का मतलब यहाँ पर बैंक से नहीं है, यहाँ पर गवर्नर जनरल से। अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई गवर्नर जनरल को, अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई भारतीय वाइस राय को। किसे दी गई? वाइस राय या गवर्नर जनरल को, वाइस राय, भारतीय गवर्नर जनरल या वाइस राय को अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई। ये तो हो गया आपके शक्तियों का प्रतिक्रमण। उससे पहले हो गया आपके भारत की जो संसदीय प्रणाली है, संसदीय जो प्रणाली है वो हो गई। अब इन दोनों के बाद अपना जो अगला जो तीसरा प्रावधान था वो था प्रांत में जो शासन व्यवस्था थी, वेद शासन। कौन सा था? वेद शासन। वेद शासन, वेद शासन में अर्थ आपको मैंने बताया हस्तांतरित और आरक्षित विषयों का, विषयों से संबंधित, तो हम उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि जो वेद शासन था, वेद शासन ये प्रांत से समाप्त करती है। और प्रांत में किसी भी प्रकार का कोई वेद शासन नहीं होगा, लेकिन केंद्र में वेद शासन अभी भी लागू है, हस्तांतरित और आरक्षित है। उसके बाद आपके आता है प्रांतों को भी द्विसदनीय व्यवस्था देगी। प्रांत में द्विसदनीय व्यवस्था की। इस कैसी व्यवस्था की गई? प्रांत में द्विसदनीय व्यवस्था की गई, अर्थात दो सदन बनेंगे, सदन नंबर 1, सदन नंबर 2। सदन नंबर 1 था विधान परिषद, जो वर्तमान में अभी भी देखने को मिलता है। दूसरा था विधानसभा। यहाँ पर प्रांत का संबंध वर्तमान में राज्य से, जैसे राजस्थान एक प्रांत था, रानी प्रांत है, अगर प्रांत शब्द से देखा जाए तो गुजरात एक प्रांत है, महाराष्ट्र एक प्रांत है, और हिमाचल प्रदेश एक प्रांत है, उत्तराखंड एक प्रांत है। उसके बाद एक अथॉरिटी का गठन किया गया। किस प्रकार की अथॉरिटी? वो थी रेलवे अथॉरिटी, रेलवे प्राधिकरण, रेलवे प्राधिकरण का गठन किया गया कि भाई जो रेलवे के जितने भी नियम हैं, जो कार्य है, जो उनके जो प्रशासन है उसको संचालित करने के लिए अथॉरिटी का गठन किया जाना चाहिए। हालांकि किसी भी प्रकार की संचालन के लिए गठन की एक जो प्रक्रिया, जो प्राधिकरण होता है उसका गठन करना अनिवार्य होता है। जैसे NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो भी एक प्रकार के गठन है जिसका कार्य होता है जो जितने भी राष्ट्रीय हाईवे है, जितने भी नेशनल हाईवे है, उनकी देख रेख करना, उनकी मरम्मत करना, उनसे संबंधित। उसी प्रकार रेलवे प्राधिकरण का गठन किया गया कि भाई आप रेलवे की मरम्मत करो, रेलवे में जो प्रक्रिया है उनमें आप आवश्यक सुधार करो, रेलवे में आप जो कर्मचारी है उनकी नियुक्ति करो, आपको किसको हटाना है, किसको लगाना है, किस प्रकार की प्रणाली है वो आप देखो। उसके लिए गठन किया गया था रेलवे प्राधिकरण का। अब बारी आती है हमारी कैसे, तो कुछ तैयारी करते हैं आपके UPSC की, तो कुछ RPSC की भी करते हैं। तो संघीय लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग के साथ प्रांतीय लोक सेवा आयोग की भी स्थापना की गई। प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। संघीय लोक सेवा आयोग के साथ साथ प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। जो वर्तमान में हम देख रहे हैं RPSC, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग है। उसकी जो नींव जो देखने को मिल रही है वो यहीं से मिल रही है, प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन। UPSC 1919 में नींव रख दी गई थी। 1935 का प्रावधान था उसके तहत उसको ऑथराइज कर दिया गया था। उसके साथ साथ अब जो प्रांतीय जो सेंटर उसमें भी लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। ये एक प्रमुख प्रावधान था जिसको हम एक अच्छा भी मान सकते हैं हमारे नैतिक दृष्टि से। उसके बाद सातवां जो प्रावधान था वो बनाया गया था फेडरल कोर्ट, संघीय न्याय, संघीय न्याय यानी कि फेडरल कोर्ट। मैंने यहाँ पर फेडरल कोर्ट इसलिए लिखा है क्योंकि यूनियन कोर्ट नहीं, ये फेडरल कोर्ट था, ये संघीय न्यायालय था। संघीय न्यायालय ये जो था उसकी स्थापना की गई थी आपके दिल्ली में।
ये उच्चतम न्यायालय नहीं था उस समय, कारण उच्चतम न्यायालय नहीं। उच्चतम न्यायालय का अर्थ होता है कि बस ये टॉप है, इसके आगे काले भेंट है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के आगे कुछ नहीं है, उसके आगे आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते। लेकिन संघीय न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ आप प्रिवी काउंसिल लंदन में इसके खिलाफ अपील कर सकते हो। अपील कहाँ कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं आपके प्रिवी काउंसिल, प्रिवी काउंसिल लंदन। अर्थात जो फेडरल कोर्ट ने जो फैसला दे दिया, निर्णय दे दिया, उन्होंने कहा कि हमारा निर्णय अंतिम है, वो निर्णय अंतिम नहीं है। यदि लगा जो याचिका करता है उसको लगा कि भाई फेडरल कोर्ट से जो निर्णय है निष्पक्ष नहीं है और हमारे पक्ष में नहीं है, तो क्या किया जाए? तो किया जाए अपील। कहाँ पर की जाए? तो प्रिवी काउंसिल लंदन में। ये प्रावधान किया गया था आपके 1935 के अधिनियम में फेडरल कोर्ट का गठन करके। उसके बाद दो प्रमुख पद हैं, एक तो आपके आता है महाधिवक्ता, एक आता है केग, CA जिसे आप कहते हो केग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इन दो पदों की नियुक्ति की गई। किसकी नियुक्ति की गई? महाधिवक्ता, राजू ने बताया ये वर्तमान महाधिवक्ता एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन दो पदों की नियुक्ति की गई। किसके माध्यम से? भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से। इसके बाद जो आपके था संघीय न्यायालय हो गया, जो ब्रिटेन में जो भारत परिषद अधिनियम था, भारत परिषद, जो भारत परिषद थी, भारत परिषद कहाँ थी? ये थी ब्रिटेन में। भारत परिषद ब्रिटेन इसको किसी कर दिया गया समाप्त। अब किसी भी प्रकार की भारत परिषद नहीं है, भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। ये प्रावधान था। इसके बाद अगर हम एक और प्रावधान देखें तो अगर एक प्रश्न आया था एक बार कि भारत शासन अधिनियम है 1935 में, उसमें कथन निष्कर्ष में कहा कि भारत परिषद अधिनियम में प्रस्तावना थी, तो वो कथन गलत था, क्योंकि जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसकी किसी भी प्रकार की प्रस्तावना नहीं। इस बात को आप ध्यान अवश्य रूप से ध्यान दें, क्योंकि ये मान लिया जाता है अक्सर कई किसी शिक्षक द्वारा ये पढ़ा दिया जाता है कि 1935 में प्रस्तावना थी, तो प्रस्तावना नहीं थी, क्योंकि एक RPC एक मुझे याद नहीं आ रहा कि किस भर्ती में था, उसमें स्टेटमेंट था कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रस्तावना थी, तो प्रस्तावना नहीं थी। इस बात को आपको ध्यान से याद रखना है। उसके बाद इसका जो प्रमुख प्रावधान था वो देखते हैं निर्वाचन का प्रावधान। निर्वाचन की बात आई है तो निर्वाचन का दायरा जो पुनः समझौता हुआ है, मैकडोनाल्ड की जो बैठक हुई है, मुलाकात हुई है 1932 में, उसके बाद ये निर्णय आया कि निर्वाचन का जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया। निर्वाचन का दायरा क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। अब निर्वाचन किस किस लिए हुआ है? सामान्य तो नहीं है, सामान्य के अलावा मुस्लिम, सिख के अलावा आपके ईसाई के अलावा आपके हो गए यूरोपीय के अलावा आपके हो गए एंग्लो इंडियन के अलावा हो गए आपके। अब आते हैं वर्ग, पूंजीपति वर्ग, पूंजीपति, दलित, पिछड़ा वर्ग और महिला। इनके लिए प्रथम निर्वाचन की जो मांग की थी भीमराव अम्बेडकर ने, उस मांग को उन्होंने लागू कर दिया। इस प्रकार से निर्वाचन का दायरा बढ़ा दिया गया कि भारत को इतने टुकड़ों में तोड़ दिया जाए। अंग्रेजों की ये नीति थी, भारत को इतने टुकड़ों में तोड़ दिया जाए कि भारत एक हो गए,
उसमें कई पीढ़ियाँ गुजर जाए और हमारी तरफ किसी भी प्रकार का किसी का भी ध्यान न जाए कि हमने किया क्या था और कितने वर्षों तक शासन किया, तो उसके बारे में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी होनी नहीं चाहिए। उसके बाद जो 11 यहाँ के प्रांतों को किया गया प्रांतों को जो कुल 8 प्रांत थे, 8 प्रांत थे आपके सबसे इस आपके पूर्व से शुरू किया जाए तो आपके आता है तो कुल 8 प्रांत थे। मैं बता देता हूँ कौन से थे 8 प्रांत। तत्कालीन समय 8 प्रांत थे। 8 प्रांत में सबसे पहले था असम। असम के बाद था आपके बंगाल। बंगाल में पड़ोसी आपके बिहार। बिहार के बाद आप धीरे धीरे से अंदर बढ़ो तो आता है मध्य प्रांत। मध्य प्रांत में पड़ोसी आपके संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत का पड़ोसी आपके पंजाब। पंजाब से नीचे उतर पे आता है मुंबई। मुंबई के बाद आता है आपके मद्रास। वर्तमान में आपका चेन्नई। 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये थे तत्कालीन प्रांत। अब इन प्रांतों का किया गया पुनर्गठन। इन प्रांतों का पुनर्गठन करके एक नया प्रांत बनाया गया, नवा प्रांत, और उसका नाम है सिंध, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। प्रांतों का किया गया पुनर्गठन करके नया प्रांत बनाया गया सिंध। सिंध प्रांत का पुनर्गठन करके नया बना दिया। अब जो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पर भी वो थी भागी ब्रिटिश संसद की सर्वोच्च। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्च। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता कैसे? अब जो भी फैसले लेगी, जो भी निर्णय करेगी, जो भी काम काज करेगी, वो करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट। कौन करेगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ब्रिटिश की विशेष रूप से संसद। ये थी आपके भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रमुख रूप से प्रावधान। और इन प्रावधानों को हमने लागू कर दिया। ये जो आपकी निर्वाचन प्रक्रिया थी ना, निर्वाचन प्रक्रिया, इस निर्वाचन प्रक्रिया में एक पद्धति का प्रयोग किया गया। उस पद्धति का नाम था एकल समीकरण आनुपातिक मतदान प्रणाली। किस प्रकार की प्रणाली अपनेगी? एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान प्रणाली, जिसका मैं पिछले वीडियो में पूर्ण रूप से जिक्र कर चुका था। एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान प्रणाली ये थे आपके 1935 के भारत शासन अधिनियम के प्रावधान। यदि आपको लगता है कि कोई किसी भी प्रकार का प्रावधान मिसिंग है, मेरी तरफ से मैंने ये प्रावधान पूरे बता दिए हैं। यदि आपको लगता है कि किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान मिसिंग है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। अब मैं बता रहा हूँ आपको प्रावधान और 1935 के पूरे प्रस्ताव में इसमें है नहीं, और इसके बाद इसका हम करते हैं ऑब्जर्वेशन, मूल्यांकन करते हैं, इवोल्यूशन करते हैं। इवोल्यूशन करने में जो सबसे जो प्रमुख जो स्टेटमेंट है, जो प्रमुख कथन है, उसको हम देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 पूरा हुआ। 321 अनुच्छेद के साथ 19 वाला सबसे बड़ा भारत शासन अधिनियम, जिसकी स्थापना करना अंग्रेजों की एक प्रमुख नीति थी, और भारत को कई प्रकार से कई टुकड़ों में बांटने का उनका जो उद्देश्य था, शायद वो 2 राष्ट्रों के विभाजन के रूप में उनकी जो मंशा थी वो पूर्ण भी हुई है, सक्सेस भी हुई है। अब देखते हैं इसका मूल्यांकन में स्टेटमेंट आते हैं, प्रमुख स्टेटमेंट, प्रमुख कथन आते हैं। तो पहला कथन आपको प्रोफेसर पूछेंगे, उन्होंने कहा था रचनात्मक राजनीतिक प्रक्रिया। रचनात्मक राजनीतिक क्रिएटिव पॉलिटिकल प्रोसेस। उन्होंने किस उद्देश्य से कहा था ये हमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भारत शासन अधिनियम 1919 के जो कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न दिए जाते हैं उसमें दिया जाता है कि रचनात्मक राजनीतिक प्रक्रिया कथन प्रोफेसर कूपलैंड ने कहा था ये कथन सत्य है या असत्य है, तो ये कथन एक सत्य है। उसके बाद आते हैं आपके मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय के अनुसार हम पर थोपा गया, भारतीयों पर थोपा गया शासन, भारतीयों पर थोपा गया, भारतीयों पर थोपा
कि भारतीयों पर ये एक जबरदस्ती रूप से भारत शासन अधिनियम के रूप में एक थोप दिया है, एक दबाव दे दिया है कि भाई जाओ, आपको जो नियम बना दिए हैं उसी नियमों के अनुसार कार्य करना होगा। उसके बाद आपके आता है तीसरे स्टेटमेंट आता है राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी ने स्टेटमेंट दिया था कि ये द्वैध शासन से भी बुरा है। उन्होंने कहा था कि द्वैध शासन से भी बुरा, द्वैध शासन से भी पूरा किसने बताया? तो ये बताया आपके राजगोपालाचारी ने। उसके बाद एक कथन बहुत महत्वपूर्ण रूप लिखा हूँ और ये कथन सबसे इम्पोर्टेंट है। ये कथन कई बार पूछा जा चुका है। ये कथन दिया था पंडित नेहरू ने। पंडित नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने कहा था कि दास्ता का घोषणा पत्र, दास्ता का घोषणा पत्र है, अर्थात किसकी घोषणा का पत्र है? उन्होंने कहा था कि ये एक दास्ता का घोषणा पत्र है जिसमें केवल दास्ता ही है, गुलामी है, गुलामी के अतिरिक्त कुछ नहीं है। और दास्ता का घोषणा पत्र इसके अलावा उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि कई ब्रेकों वाले ब्रेक जो गाड़ी में होता है गाड़ी रोकने के लिए, कई ब्रेकों वाली ऐसी मोटर, एक ब्रेक वाली ऐसी मोटर जिसमें इंजन ही नहीं, जिसमें कोई इंजन नहीं है। अर्थात कि ये कई ब्रेकों वाली ऐसी मोटर जिसमें कोई इंजन है, जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। जिसको यदि एक मोटर को यदि चलाया जाए, अगर उसको प्रेशर के साथ चलाया भी जाए तो उसमें इतने ब्रेक है कि वो चलते चलते रुक जाए, और उसमें इंजन नहीं है तो वो खुद अपने रूप से क्या बोलते हैं उसको चल नहीं सकती। इसके बाद है 5वां नंबर है एटली ने कहा था कि अविश्वास का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? अविश्वास का प्रतीक। बस ये देखने को मिलता है कि केवल एक अविश्वास का प्रतीक है। ये प्रमुखों से 5 स्टेटमेंट प्रोफेसर ट्रूमैन रचनात्मक राजनीतिक प्रक्रिया मदन मोहन मालवीय भारतीयों पर थोपा गया है, और राजगोपालाचारी के अनुसार द्वैध शासन से भी बुरा है। पंडित नेहरू के अनुसार दास्ता का घोषणा पत्र है, और ये कई ब्रेकों वाली ऐसी मोटर है जिसमें कोई इंजन नहीं है। उसके बाद एटली ने बताया कि ये केवल अविश्वास का प्रतीक है, अविश्वास का प्रतीक, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है। अब इसकी मूल्यांकन के बाद हम देखते हैं इसका प्रभाव, इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसका प्रभाव देखते हैं। इसके प्रमुख रूप से 4 प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। पहला दिया है कि प्रांत में उत्तरदायी शासन की स्थापना होगी। नंबर 1 प्रभाव में प्रांत में उत्तरदायी शासन की स्थापना, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना प्रमुख रूप से ये इसका प्रभाव हुआ, क्योंकि वर्तमान समय में देखा जाए तो उस समय जब ये 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था, उसे अगर हम राजस्थान से लिंक करके देखें तो राजस्थान में कई प्रजामंडलों का गठन इसीलिए हुआ था कि राजा के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की स्थापना हो जाए। तो उस समय जो 1935 का अधिनियम था, उनके इसके पीछे का उद्देश्य यही था कि जो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसी के अनुसार उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। नंबर 2 था एकीकरण का मार्ग प्रशस्त, एकीकरण का मार्ग प्रशस्त कैसे? तो जो ये जो बना दिए गए थे, जो कई संघ बना दिए गए थे, फेडरल कोर्ट वगैरह है, कहीं ना कहीं भारत को एक करने की जो अंग्रेजों की नीति थी भारत को विभाजित करने की, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्या कहते हैं कि अगर आप किसी का बुरा करना चाह रहे हो फिर भी अगर रब उसके साथ है तो उसका अच्छा हो ही जाता है। तो कहीं ना कहीं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। जो मध्यम वर्ग था, जो शिक्षा का वर्ग था, वो एक तरफ आकर्षित हुआ और आकर्षित होते होते
उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना भारत का एकीकरण किया जाए, 562 प्रदेशी रियासत थी उनको मिलाकर एक भारत का निर्माण किया जाए। उसके बाद तीसरा जो प्रभाव था वो था भारत के संघ, भारत हेतु संघ निर्माण, भारत हेतु संघ निर्माण कर दिया गया। भारत में एक संघात्मक शासन की व्यवस्था के रूप में एक संघ का निर्माण कर दिया गया, जिसको हम वर्तमान समय में देख रहे हैं। जो संघ है वो प्रभावी है। और उसके बाद अगर संघ है, संघ के बाद इसका प्रमुख जो प्रभाव पड़ा था वो पड़ा था केंद्र को उत्तरदायी केंद्रीय संघ को शक्तिशाली बनाने। वर्तमान में जो शक्तिशाली बनाती है, वर्तमान समय में जो राज्य और संघ है, वर्तमान में भारत की स्थिति ऐसी है कि भारत को नश्वर राज्यों का अनश्वर संघ कहा गया है। कि यदि राज्य भी कर सकते हैं, राज्य विखंडित हो सकते हैं, राज्य टूट सकते हैं, राज्य जुड़ सकते हैं, राज्य नए बन सकते हैं, राज्य का अस्तित्व समाप्त हो सकता है, नया राज्य बन सकता है, एक के दो हो सकते हैं, दो का एक हो सकता है, लेकिन संघ एक ही रहेगा, उसका किसी भी प्रकार का बंटवारा नहीं होगा। और जो राज्य है उसके ऊपर जो मेन जो हेड होगा वो संघ ही होगा। ये था अपने महत्व या प्रभाव। इसके बाद हम देखते हैं इसके प्रमुख रूप से दोष, महत्व हो गया, प्रभाव हो गया। इसके बाद दोष देखते हैं कि दोष क्या क्या है इसके, अवगुण दोष। दोष नंबर 1, जो पृथक निर्वाचन का दायरा था उसको बढ़ा दिया गया। ये एक फिक्स है, आप भले देख लेना, 1909 से 1919 में बढ़ाया गया, 1919 से 1935 में बढ़े आपके लिए। पृथक निर्वाचन का दायरा, पृथक निर्वाचन के दायरे में बंद के दायरे में बंद, ये था इसका एक जो प्रमुख दोष था, वो इसका प्रमुख दोष यही था। उसके बाद दोष कौन संघ में दोष थे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई अच्छा कार्य नहीं। तीसरा था गृह मंत्रालय से संबंधित, गृह विभाग से संबंधित किसी भी प्रकार का जो है क्या बोलते हैं उसको, जो प्रावधान थे उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया। गृह सरकार में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, ना गृह सरकार में कोई परिवर्तन हुआ। 2% बना दिया। निर्वाचन के जो दायरा था वो बढ़ा दिया। सांप्रदायिकता में वृद्धि, सांप्रदायिकता में वृद्धि हो गई। सांप्रदायिकता का जो दायरा था वो बढ़ गया। उसमें जो द्वैध शासन को द्वैध शासन लागू रह गया। फिर 5 लाख द्वैध शासन, ये आपके फिक्स कुछ रटे रटाए हैं वो काम आ रहे हैं, द्वैध शासन फिक्स काम आ रहा है। फिर सांप्रदायिकता में वृद्धि काम आ रहा है। और फिर ये जो पृथक निर्वाचन के दायरा है उसमें वृद्धि है, ये फिक्स रूप से आपके काम आ ही रहा है। उसके बाद आत्मनिर्णय का अभाव, उसके बाद आत्मनिर्णय का अभाव। भारत की जो जनता है वो ब्रिटिश सरकार के जो उन्होंने ब्रिटिश सरकार में जो नियम बना दिए हैं वही हो गए। चाहे भारतीय जो परिषद थी उसमें भले 3 सदस्य डालो ना, जो कमांडर इन चीफ है वो तो वही है, ब्रिटिश का ही है, और वो जो नियम पारित करेगा वो चलेगा। वाइस राय है जो हेड है इंडिया का वो उसका है, भले भारत परिषद का पद हटाओ ना, मुख्य सचिव तो उन्हीं का है। फिर जो उच्चायुक्त है उसका तो उसको जो बिठाते हैं वो भी अपनी मर्जी से बिठा रहे हैं। और नरेंद्र मंडल बना दिया, फिर भी उन्होंने अपने ही पक्ष रखा कि जो अध्यक्ष होगा, जो वाइस राय होगा, जो गवर्नर जनरल होगा, उसकी जो क्या बोलते हैं उसकी बिना मर्जी के कुछ नहीं होगा, हमारी मर्जी बिना तब तो ही नहीं है, वो बात थी। उसके बाद जो देखने की बात है तो वो था संरक्षण एवं आरक्षण व्यवस्था लागू रही। संरक्षण एवं आरक्षण, संरक्षण एवं आरक्षण उसको कंटिन्यू क्या बोलते हैं, संरक्षण एवं आरक्षण प्रावधान जारी।
जो जो आरक्षित सीटें थी, जो आरक्षित थे, जो आरक्षित पद थे, वो आरक्षित रहे, उनको संरक्षण दे दिया। आरक्षण और संरक्षण के बाद जो साम्राज्यवाद था, साम्राज्यवाद की वृद्धि, साम्राज्यवादियों की जो साम्राज्यवादियों के हितों की रक्षा, साम्राज्यवादियों के हितों की, साम्राज्यवादियों के हितों की रक्षा। और इसी के साथ अपना भारत शासन समाप्त करते हैं। हमने पहले पढ़ा 1905, उसके बाद हमारा 1919, उसके बीच हमने साइमन कमीशन देखा, नेहरू रिपोर्ट देखी, पुनः अफेक्ट समझौता देखा, और जो मैकडोनाल्ड था उसका सामुदायिक प्रचार देखा। उसके बाद हमने पढ़ा भारत मिशन अधिनियम 1965 जो सबसे बड़ा था। अब इसके बाद क्रिप्स मिशन है, कैबिनेट मिशन है, उसकी मैंने आपको जानकारी दे दी थी। अब इसके बाद हम सीधे चलेंगे संविधान सभा की बैठक में, वो होगी अपनी क्लास में होगी संविधान सभा की बैठक। तो आज विदा लेते हैं हम अपने विषय पॉलिटी के साथ। धन्यवाद।